नमस्कार दोस्तों। घाव भरना बहुत जरूरी है, दर्द हारना बहुत जरूरी है। रोज जीने का वक्त हो न हो, रोज मरना बहुत जरूरी है। आग में हम तपे हैं बरसों तक, अब निखरना बहुत जरूरी है। सिर्फ कहने से कुछ न होगा, कर गुजरना बहुत जरूरी है। दीपक पंडित जी की ये पंक्तियां निश्चित रूप से समीचीन है और इन पर ही मैं चर्चा शुरू करूंगा। भारत में 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है। विदेशी ताकतें इस चुनाव को कैसे कंट्रोल करने की साजिश रच रही हैं और किस तरीके से उसे किया जा रहा है, इसका एक नमूना आज देखने को मिल गया। यह सच वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ समय पहले खुलासा किया था और उसने बताया था कि किस तरीके से भारत में होने वाले चुनाव को सोशल मीडिया के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है, उसके जरिए नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार ने पहले ही एक मीडिया का जो मुख्य मीडिया कहलाता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाता है, जिसे कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग चरण चुंबक मीडिया कहते हैं, उस मीडिया को पहले ही भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके लोगों ने, सरकार ने काबू कर रखा है। और वो सरकार के इशारे पर डिबेट करते हैं, सरकार के इशारे पे कार्यक्रम करते हैं, सरकार के इशारे पर सारी चीजें की जाती है और वो नैरेटिव हमारे सामने। मणिपुर पिछले 5.5 महीने से अधिक हो गया जल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को इसकी फिक्र नहीं है। इस पर वह मीडिया चर्चा नहीं करता। वह मीडिया यहां से इजराइल चला जाता है और वहां से बैठ के फिलिस्तीन के क्षेत्र की चर्चा करता है। वो उसमें फिलिस्तीन को मुलजिम बनाता है। तो यह स्थिति है, यानी भारत को किस तरीके से गिरवी रख दिया गया है। मैं गिरवी शब्द क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जिस तरीके से इन सर्च इंजन्स को और जिस तरीके से इनको तमाम तरह से पैसा दिया गया है, दूसरी और चीजें हैं, इनको तमाम डर भी दिखाए गए हैं और उन सब के जरिए यह खेल किया जा रहा है। इसको लेकर के ट्विटर, जो अब एक्स हो गया है, उसके मालिक ने खुद कहा था, मुझे जेल नहीं जाना, इसलिए मैं पंगा नहीं लूंगा। आप देखिए जुकरबर्ग को या जिसकी भी आप बात करें, सुंदर पिचाई को बार बार कहा गया कि आप ये कंट्रोल कीजिए, गलत तरीके की गलत परंपरा है, किसी देश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप जो यह खेल खेल रहे हैं, यह खेल उचित नहीं है। आज राहुल गांधी तेलंगाना में जब एक रैली को संबोधित कर रहे थे, वहां पर वो वहां की समस्याओं को लेकर चर्चा कर रहे थे। उस दौरान एक बड़ी स्ट्राइक कर दी यूट्यूब ने। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत ने उनके साथ में बड़ा लंबा कम्युनिकेशन किया और कहा ये आप गलत कर रहे हैं, वी आर लीडर, हम पब्लिक लीडर हैं, पब्लिक की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हैं उन पे चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन है। तो उनका क्या कम्युनिटी गाइडलाइन है? कम्युनिटी से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स है उन पे चर्चा क्यों नहीं होगी? और उनको लेकर के हम चर्चा ना करें, यानी सरकार की हम वाहवाही करें, सरकार के पक्ष में बोले, यदि सरकार के कारण तमाम सारी घटनाएं, तमाम चीजें हो रही हैं, तो उन पे हम चर्चा ना करें, यह कौन सी बात? तो इस तरह की स्थिति आ रही है। यानी देश के सबसे बड़े विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के भाषण के दौरान उसको किस तरीके से स्ट्राइक लगा दी जाती है, उसकी रीच कम कर दी जाती है और सारी चीजें, सब कुछ जो भी उन्हें करना है वो कर देते हैं। यह इस बात का संकेत है कि किस तरीके से खेल किया जा रहा है। और इस खेल की बात करूं, नरेंद्र मोदी अभी पीछे के दिनों में सुंदर पिचाई से मिले थे, उसके पहले
जुकरबर्ग से मिले थे और तमाम सारे लोगों से मिलते आए। वो फेसबुक के मालिक से और ये सबसे मिलते रहे हैं। और जिस तरीके से खेल चल रहे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, और ये सबसे उन्होंने जो एक रास्ता बनाया है उसका यह नतीजा है। और वो रास्ता विभिन्न तरीके से बना है, उनको तमाम पैसा जा रहा है, तमाम चीजें जा रही हैं, और यह नतीजा है इसका। वहां पर तमाम ये कम्युनिटी गाइडलाइंस को चेक करने के लिए जो लोग बैठाए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के लोग हैं। यह बात समझने की जरूरत है। तो यह खेल, जब एक तरफ यह खेल हो रहा हो तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि क्या भारत की कूटनीति छोड़कर वो सिर्फ इस पर जुट गई है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत की कूटनीति फेल हो रही है। पूरी दुनिया में जिस तरीके से हमारी स्थिति हो रही, मैं शुरुआत करूंगा मालदीव हमारे बिल्कुल आगे साष्टांग करता था। स्थिति यह है जो झुक के हमारे रहता था वो मालदीव अब हमें चेतावनी दे रहा है। हमारे साथ में वो जिस तरीके से कर रहा है, उसने चीन के सपोर्ट में बोल रहा है और चीन की बात कर रहा है। तो यह हमारे लिए चिंताजनक है कि हमने कौन सी कूटनीति बनाई। हमारी कूटनीति ऐसी है कि मालदीव चाइना की प्रशंसा करे, नेपाल चाइना की प्रशंसा करे और वो चाइना के अनुसार अपनी विदेश नीति तय करे, अपनी नीतियां तय करे। तो यह कैसे? नरेंद्र मोदी ने I2U2 करके एक संगठन बनाया, अंतरराष्ट्रीय संगठन। उस संगठन में अब तक भारत को मिला के 7 देश ही हो पाए। आप याद करिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और देश उन दिनों बिल्कुल कंगाल था। आज का हमारा भारत बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है, सब कुछ है, इतनी बड़ी आबादी और सब कुछ हमारी ताकत, अर्थव्यवस्था भी बहुत। और ऐसी स्थिति में हमारी ये स्थिति है कि हमारे पास 7 लोग जोड़ते हैं। और नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया था तो 125 देश हमारे साथ खड़े हुए थे, 125 देश। आज की कूटनीति का ये हाल। और इसके आगे बात करूंगा, आज हालात क्या हो गए। जब रसिया, उन दिनों हमने उससे तेल खरीदा जब उससे कोई खरीदने को तैयार नहीं था, व्यवहार करने को तैयार नहीं था। हमने उसके साथ में पूरा व्यवसायिक रिश्ते बनाए और इसके बाद में रसिया ने हमसे मुनाफा कमाया। अब रसिया को इंडियन ऑयल काफी दिनों से युआन में पेमेंट कर रहा है। युआन मतलब चीन की मुद्रा में। उसने कहा हम रुपए में नहीं लेंगे, हमें चीन की मुद्रा में दिए, डॉलर में भी नहीं, चीन की मुद्रा। यानी हम चीन से पहले उसके युआन खरीदें और फिर उससे पेमेंट करें। आप समझिए, यानी हम फायदा चीन के जरिए देंगे, चीन को फायदा देंगे फिर उनको फायदा मिलेगा। तो इस तरह की स्थिति है। हालांकि अब नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पर कुछ आपत्ति बताई है, हालांकि देखते हैं कि उस पर क्या होता है। लेकिन अभी तक रसिया इस पर एग्री नहीं हुआ है और नहीं होता है तो रसिया का कोई अब नुकसान नहीं, अब नुकसान भारत का है। तो यानी नुकसान की जब बारी आएगी तो भारत की होगी और आपको चाइना के पैसे से व्यवहार करना पड़ेगा। यह स्थिति हो गई। इसके बाद आइए, कनाडा के साथ में हमारे रिश्ते जिस तरह से तल्ख हुए हैं, G20 में हमने देखा कि हमने बड़े आओ भगत करी, सब कुछ किया, उन्हें छूट देने की बात करी, व्यवसायिक छूट देने की बात करी। अब उस कनाडा ने हमारे देश में अपने 41 राजनयिकों को और जो अपने थे अधिकारी थे उन्हें वापस बुला लिया है हिंदुस्तान से, और उनके अब सिर्फ 5 अधिकारी रह गए। और उन्होंने जो चंडीगढ़ में, बेंगलुरु में, मुंबई में उनके काउंसलेट थे उनको भी उन्होंने बंद करने की घोषणा कर दी है। उसमें हिंदुस्तान के करीब 500 लोगों को नौकरी मिलती थी और बड़ी स्टैंडर्ड की नौकरी मिलती थी, बड़े अच्छे पैसे मिलते थे। उसके बाद में सुरक्षा और उसके जो आउटसोर्सिंग थी उसको सबको मिला करके ये आप समझिए कम से कम हमारे यहाँ के 1-1,500 लोगों को वो रोजगार देते थे अच्छी सैलरी पे। आज वो हमारे यहां से छिन गया और इसके बाद उसने हमारे यहां के वीजा प्रोग्राम को भी रोक दिया।
अब वीजा प्रोग्राम रुक जाने से आप समझ सकते हैं बहुत जरूरी होगा, तो वो दिल्ली से ही वीजा हो पाए, से सब सारा कार्यक्रम रुक गया है। तो यह हमारी कूटनीति है। और जो हम कहते हैं हमने कनाडा को डरा दिया, हमने इसको कर दिया, हमने वो कर दिया, यह स्थिति है। तीसरी स्थिति आप देखिए, जिस तरीके से हम लगातार बातें कर रहे हैं, लगातार तमाम चीजों को लेकर के लड़ रहे हैं कि हमास और फिलिस्तीन और इजराइल। यदि आप देखिए, महात्मा गांधी ने भी फिलिस्तीन के उसको एक संप्रभुता देने की बात की थी, उनकी जमीन और संपत्तियों की सुरक्षा की बात की थी। नेहरू ने वही अपनाया और उस नीति के कारण फिलिस्तीन हमारा अच्छा दोस्त बना, उसने हमारे हर बुरे मौके पे हमारा साथ दिया। फिर उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में तो इतने अच्छे रिलेशन हुए कि फिलिस्तीन के सबसे बड़े नेता यासिर अराफात उन्हें अपनी बड़ी बहन मानते थे और उनके निधन पर वो रोए थे। अब कल्पना करिए, आज वहां पर स्थिति यह है कि भारत ने जिस तरीके से, भारत के प्रधानमंत्री ने शुरुआती दौर में अपने वक्तव्य दिए, उसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जो उनके अंधभक्त हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से इजराइल के सपोर्ट में पूरी रैलियां करी और फिलिस्तीन के खिलाफ जिस तरीके से तमाम तरह की चीजें करी और नफरत बोई, उसका नतीजा यह है कि फिलिस्तीन को हमसे तकलीफ है। और उस तकलीफ के कारण अब हमने अपना स्टैंड फिर अब कह रहे हैं नहीं नहीं फिलिस्तीन के साथ हम हैं और वो हैं, लेकिन तब तक स्थितियां बिल्कुल अविश्वसनीय हो चुकी हैं कि भारत अविश्वसनीय देश है और अविश्वसनीयता की स्थिति हमने पैदा कर दी है। ना हम यहां के रहे ना वहां के रहे। हमास जो कर रहा है वो 100% गलत है, बिल्कुल किसी भी हिंसा के हम समर्थक नहीं। और इजराइल जो कर रहा है उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निर्दोष नागरिकों, बच्चों को मारने वालों को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और इजराइल ने बहुत गलत ढंग से किया है। यदि हमास ने कुछ लोगों को मारा है तो उसके बदले में इजराइल तो कंट्री है, हमास एक संगठन है और आतंकी संगठन है, और इजराइल ने आतंकियों से ज्यादा बुरी स्थिति करी। तो इस तरह की स्थिति तो गलत गलत है और इसको कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन भारत के स्टैंड ने तमाम चीजें बिगाड़ दी, वो ना इधर का है ना उधर का है। जैसे अमेरिका की अपनी एक नीति है, वो दादा बन के रहना चाहता है, उसका वो खेल रचता है। वो अपनी धरती में कभी कोई युद्ध नहीं लड़ता है, वो दूसरों की धरती में लड़ता है, दूसरे के लोगों को तबाह कराता है। तो यह उनकी नीति। लेकिन भारत की तो यह नीति नहीं थी। भारत न किसी का लेता है न किसी का देता है, वो अपने सुखद नागरिकों के सुखद जीवन की कामना करता है और दुनिया में बढ़ने का कदम उठाता है। लेकिन हमारे यहां जो नफरत के गुरु बैठे हैं वो लोग इसी तरीके से कर रहे हैं और उसका नतीजा जो है, जो विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, वो इस तरीके से भारत को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। आप आइए, जिस तरह से भारत के साथ हो रहा है इस समय, तमाम चीजें हो रही हैं, दुनिया के तमाम देशों से हम कटते जा रहे हैं, हम हर जगह हमारी नीतियां असफल होती जा रही हैं। यूरोप हमारा विरोध कर रहा है, उधर दूसरे तमाम सारे कंट्रीज हमारे खिलाफ हो गए। एक आध जिन देशों का आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, उन देशों में अफ्रीकन और इधर उधर के लोग थोड़ा सा हमें तवज्जो दे देते हैं, या जिनको व्यवसायिक फायदा होता है हमसे, वो हमें तवज्जो दे देते हैं। शेष तो हमें कोई नहीं दे रहा, हर कोई हमसे सिर्फ ले रहा। तो यह स्थिति है। हमने कुछ अपने पूंजीपतियों के व्यापार को बढ़ाने के लिए उनके लिए सारा काम किया है, उनके लिए हम सारी पूरी देश को झोंक रखा है, देश की अस्मिता और इज्जत को झोंक रखा है, और उसके बाद हम विश्व गुरु कहते हैं। तो इस तरह के हालात हो तो आप क्या कहें। और ये हालात यही नहीं रोकते हैं, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नफरत के लिए, झूठ के लिए न जाने क्या क्या होता है, और किस तरीके से जो भी सच बोलता है उसे कैसे फंसाना है, इसके उदाहरण मौजूद है। राहुल गांधी ने बोला, राहुल गांधी की सदस्यता गई,
उसके बाद में संजय सिंह ने बोला, संजय सिंह जेल में है। उसके बाद में महुआ मोइत्रा बोल रही थी, उनके खिलाफ जिस तरीके से साजिश रची गई है, और इसी तरीके की साजिश। हालांकि जो इस पूरी साजिश में मुख्य लोग होते हैं, पूंजीपतियों के दलाल होते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं कहा जाता, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। जो गलत करते हैं, देश को लूटते हैं, उन पर कुछ नहीं कहा जाता। देश को इतना भारी भरकम कर्जदार बना दिया है, देश में बेरोजगारी की पूरी भीड़ खड़ी हो गई है, और जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है। अब चूंकि चुनाव आ गए हैं तो कुछ लोक लुभावन घोषणाएं करनी है, लोगों को वो दिखाना है, बाकी तो और कुछ नहीं। यही हाल देश के अंदर, देश के बाहर कहीं पर भी सफल शासन नहीं, बल्कि तानाशाही का शासन है देश के अंदर, और विदेश में हम विश्वगुरु बनने के तमाम ड्रामे करते हैं। उसके लिए अरबों खरबों रुपए हम खर्च करते हैं, लेकिन हम असल में वहां पर जाकर के क्या बन जाते हैं, वो मुझे शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश का नाम लजाया जा रहा है। यह देश बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता था, गांधी के नाम पर, नेहरू के नाम पर। लोग कहते थे कि गांधी नेहरू का देश, सम्मान के साथ। आज लज्जा के साथ देश का नाम लिया जाता है कि अच्छा मोदी है। तो आप इससे समझ सकते हैं, कुछ जो कहां के किसी एक राज्य विशेष के कुछ लोग हैं, उन लोगों के अलावा या कुछ नफरती लोगों के अलावा कोई भी प्रशंसा करता नजर नहीं आता। हम किस तरह से मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं और वहां जाके मत्था टेक के और सब कुछ करते हैं, क्योंकि अपने इन पूंजीपतियों का धंधा वहां से चलवाना है, और इसलिए वहां पर तो मत्था टेकते हैं। यहां आकर उन्हीं मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तो यह है, और सबके साथ में जिस तरीके से भेदभाव, जिस तरीके से सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक असमानताएं पैदा की गई हैं, जिस तरीके से लोगों को लूटा गया, वो अपने आप में चिंताजनक है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश के नागरिकों को हक देना है, उसकी लड़ाई लड़नी है, और उसके लिए सच के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जनता के बारे में सोचना होगा, जनता के लिए करना होगा। जल, जमीन, जंगल सब जो बेचे जा रहे हैं या लोगों को दिए जा रहे हैं, कुछ पूंजीपतियों को सौंपा जा रहा है, वही गलत है, और उनके लिए सरकार काम कर रही है, ना कि देशवासियों के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को पूंजीपतियों की गुलाम सरकार माना जाता है, और यह बात अब पूरी दुनिया समझने लगी। और जिस तरीके से हमारे चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक खेल हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी को कैसे खत्म करने का की साजिश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेली जा रही, उसमें तमाम इन सब के मदद ली जा रही, यही गलत। और इसके बारे में हमें सोचना होगा, सबको आवाज बनना होगा, सबको जाकर के उन प्लेटफॉर्म पे बोलना होगा कि आप गलत नहीं कर सकते, नहीं तो आज हम आप जो बात कर रहे हैं वो भी कल के दिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें आपको सबको सोचना होगा। जय।